प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज कक्षा 10 के इस संस्कृत विषय के समास के टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। समास का टॉपिक आपके इस परीक्षा में संशोधन के रूप में केवल अव्ययीभाव समास को लिया गया है, इसलिए अव्ययीभाव समास से संबंधित प्रश्न आपका 3 अंक का होगा। तो 3 अंक आप निश्चित करने के लिए केवल एक ही समास आपके सिलेबस में है, 2 समासों को हटा दिया गया है। इसलिए उस एक समास में जो आपका अव्ययीभाव समास है, इस अव्ययीभाव समास को हम अच्छी तरह से समझें। उसमें यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि समस्त पद का यानी सामासिक पद का आपको विग्रह बताना है, और विग्रह आता है तो आपको सामासिक पद लिखना है। उसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि समास का नाम बताओ, तब आपके लिए समास के नाम वाली तो बात ही समाप्त हो गई, क्योंकि आपके सिलेबस में संशोधन के रूप में केवल ये एक ही समास है। तो आपको तो उत्तर अव्ययीभाव समास ही भरना है, क्योंकि दूसरा समास आपके सिलेबस में नहीं है। अब की बार संशोधन के रूप में केवल एक ही समास है, अव्ययीभाव समास, इसलिए समास के नाम वाली बात यह समाप्त है प्राय, आपको यही नाम भरना है। अब हमको ये देखना है कि इस समास के जो पद हैं उनको हम किस तरीके से विग्रह करते हैं और विग्रह को हम किस तरीके से समास बनाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए इसमें एक बात इस तरीके से हम समझें तो हम निश्चित रूप से उसका उत्तर भरेंगे। 2-3 महत्वपूर्ण बातें इसमें। एक तो इस समास से बना हुआ जो शब्द बनेगा सामासिक पद, वो हमेशा नपुंसक लिंग में आएगा। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रश्न अगर मान लो कभी इस तरह का भी हो, हालांकि आपके तो प्रश्न निश्चित है, आपके 3 शब्द दिए जाएंगे, उनका आपको विग्रह करना है या समस्त पद बताना है और समास का नाम बोलना। लेकिन फिर भी हमारी जानकारी में ये होना जरूरी है कि वह कौन सा समास है जिसका समस्त पद नपुंसक लिंग में ही होता है। तो वो समास अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास से बना हुआ शब्द कौन से लिंग में चलता है? नपुंसक। उसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नहीं लिखते, हम किस में लिखते हैं? नपुंसक लिंग में। तीसरी बात है कि उसमें दोनों पद मिलकर के एक अव्यय बनता है, और उसके प्रथम पद के रूप में भी अव्यय होता है, और दूसरा पद कोई संज्ञा शब्द होता है। ये हमको सामान्य अव्ययीभाव की परिभाषा के रूप में याद रखना है। समास का मतलब होता है पदों का मेल, लेकिन आपके सिलेबस में इस तरह की कोई बात नहीं है, आपको तो केवल अव्ययीभाव समास पढ़ना है। सामान्य रूप से आप प्रस्तावना के रूप में पढ़ सकते हैं कि समास का तात्पर्य है अनेक पदों का मिलना, एक से अधिक पदों का मिलना समास होता है। और उसके रूप में सबसे पहला समास जो हमारे सिलेबस में रखा हुआ है वो अव्ययीभाव समास है। नाम इसलिए है क्योंकि उसका प्रथम पद अव्यय होता है, और प्रथम पद अव्यय के साथ उस अव्ययीभाव में दूसरा जो पद होता है उसके साथ प्रथम पद को जोड़कर जो समास बनाया जाता है वो पूरा पद मिलकर के भी एक अव्यय होता है, और उसको हम नपुंसक लिंग में प्रयुक्त करते हैं। अब बात आती है आने वाले प्रश्न की, और उसको हमको किस तरीके से करना है। जैसे यह है समस्त पद और यह है समास विग्रह, कैसे करेंगे हम? तो इसमें देखो, समस्त पद और समास विग्रह में पहली बात तो ये देखो कि अव्ययीभाव समास का जो समस्त पद होगा उसमें आपको विसर्ग का प्रयोग नहीं करना है। एक इससे जब भी आप पद बनाओ तो याद रखना, कभी भी आपको दीर्घ मात्राओं का प्रयोग नहीं करना। जब आपको समास विग्रह से समास बनाने के लिए कहे तो ये गलती नहीं करनी हमको। कभी भी जब सामासिक पद बनाओगे तो उसके पीछे आपको विसर्ग का प्रयोग नहीं करना है, विसर्ग नहीं लगाना है कभी भी। हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि विसर्ग लगाने से ही संस्कृत बनता है, इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थी जबरदस्ती विसर्ग लगा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अव्ययीभाव समास में
हमको विसर्ग का प्रयोग नहीं करना है। ये सबसे पहले याद रखें, जब भी आपको ये करने के लिए कहा जाए कि समस्त पद बनाओ या सामासिक पद बनाओ, इसका प्रयोग नहीं करें। दूसरी सावधानी ये बरतें, उस जुड़े हुए शब्द के बाद में, अंत में दीर्घ मात्रा का प्रयोग नहीं। दीर्घ मात्रा से तात्पर्य यानी उसके पीछे आ की मात्रा नहीं लगाएं, दीर्घ ई की मात्रा नहीं लगाएं, दीर्घ ऊ की मात्रा नहीं लगाएं, ए की मात्रा नहीं लगाएं, ओ की नहीं मात्रा लगाएं। यानी उसके पीछे हमको सिर्फ, या तो उसके पीछे हमको ये लिखना है अम, या उसके पीछे हमको ये मात्रा लगानी है या ये लगानी है। आपके तो 10वीं के सिलेबस में सिर्फ इतना सा ही आपको उत्तर याद रखना है और ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं। आपका जो भी शब्द आएगा वो सिर्फ इस रूप में आएगा। तो अब समस्त पद आपका गलत नहीं होना चाहिए। समस्त पद में कौन कौन से जोड़ने हैं हमको? या तो उसके पीछे अम जोड़ना है जोड़ करके लास्ट वाले शब्द के पश्चात, या उसके पीछे आपको क्या जोड़ना है? ई जोड़ना है, या उसके पीछे आपको क्या जोड़ना है? ऊ जोड़ना है। आपके लिए तो ये 3 जो शब्दांश है यही याद रखना है, इससे ही आपका समस्त पद बन जाएगा। और इसमें आपको क्या याद रखना है, थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि जब आप समस्त पद बनाओगे तो अम कहाँ लिखना है हमको? अम तब लिखेंगे हम जब उसका दूसरा पद, समास में 2 पद होंगे, तो एक पद तो आपका अव्यय है ही, उपसर्ग के रूप में यहां ज्यादातर वही आएंगे, और दूसरा पद जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उस पद में अगर आ या ए ये अंत में है, उस पद के अंत में क्या है? आ या ए, तो आपको उस आ और ए दोनों को हटाकर उसके पश्चात आपको ये जोड़ना है। क्या जोड़ना है? अम। तो यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए, एक सबसे पहले मैंने एक शब्द लिखा, देखो एक विग्रह है, जैसे मैंने ये लिखा रामे। रामे क्या है? विग्रह है। समास विग्रह में हमेशा एक से ज्यादा पद आएंगे, लेकिन ये एक अव्ययी भाव का एक समास ऐसा है, एक भेद ऐसा है जिसमें सिर्फ एक पद में ही उसका विग्रह करेंगे, और उसके लिए भी निश्चित है जो विग्रह करेंगे वो सप्तमी विभक्ति में ही आएगा। अब वो एक वचन भी आ सकता है, द्विवचन भी आ सकता है और बहुवचन। तो ये सप्तमी का एक वचन है रामे। तो अगर आपको समास विग्रह ऐसा दे रखा है तो अब आपको इधर समस्त पद बनाना है। क्या बनाना है? वो विग्रह है, अब बनाना क्या है? समस्त पद। अब इसमें कोई उपसर्ग का अर्थ भी नहीं दे रखा है, लेकिन याद रखो जब भी कोई सप्तमी विभक्ति के रूप में विग्रह आए तो उसकी जगह हमको उसको इससे स्टार्ट करना होता है। किससे स्टार्ट करते हैं? अधि से। ये याद रख लो। और अब अधि के पश्चात हम, ये मूल शब्द क्या है इसमें? राम। मूल शब्द क्या है? राम है। राम के पीछे क्या आ रहा है? मैं के पीछे क्या आएगा? राम जब लिखेंगे तो ए ही आएगा ना, मैं पूरा है ना, इसलिए ए माना जाएगा। और ए माना जाने पर यानी ये लिख दिया हमने मूल शब्द इसका, अधिराम। अब मैंने क्या कहा था कि अव्ययी भाव समास जब बनाओगे तो उसके पीछे इनमें से कोई एक लिखना है। तो बताओ अब क्या लिखें इसमें? अब इसमें अम लिखेंगे, क्योंकि इसके पीछे ये ए आ रहा है। मैं पूरा है ना, पूरा अक्षर आ रहा है, इसका मतलब उसमें ए है। अब उसमें आपको ये अम लिखा, अम का मतलब ए तो पहले से ही, अब आपको मैं जोड़ना है। तो क्या बन गया ये? अधिरामम। अब आपको करना क्या है? देखिए, आपके परीक्षा में ये आएगा तो आपको ये लिखना है। किसको देख करके? अधि को देख करके। अगर अधि आ गया तो उसके बाद वाले शब्द देखो, उसके बाद वाले शब्द को सप्तमी विभक्ति में लिख दो तो वो उसका विग्रह हो जाएगा। अगर आपके परीक्षा में ये आता है तो आपको ये लिखना है। ये आता है तब कैसे उत्तर भरोगे? तब आप देखेंगे इसमें एक ही शब्द है और उसमें कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। तो सप्तमी विभक्ति वाले का जब समास बनाते हैं तो उससे पहले अधि लिखा जाता है और फिर उसका मूल शब्द लिखा जाता है राम, और उसके पश्चात अगर ए है, आ है, तो उसमें अम वाला यानी मैं जोड़ दे। इस तरीके से ये समस्त पद है यानी सामासिक पद है, ये इसका विग्रह है। अब जैसे अब आपसे कहे कोई कि बताओ इसका उत्तर क्या होगा? बाल के।
तो क्या क्या उत्तर करोगे? समास क्या बनेगा? सप्तमी विभक्ति है नहीं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अधि। और दूसरा मूल शब्द क्या है? बालक। बालक के पीछे भी क्या है? ए, तो अम जोड़ देंगे, तो अधि बालक। ऐसे करना है। तो अधि वाला राइट कर सकते हो, अधि वाला। लेकिन अधिकतर आपके सिलेबस में मैंने देखा है पेपर आपका, तो उसमें समस्त पद लिखा रहता है और उसको आपको विग्रह करना है। तो अब समझ जाओ कि अधि आ रहा है तो कैसे विग्रह करोगे? उसके बाद वाले शब्द को सप्तमी में लिखोगे। ये उत्तर राइट हो गया, इसमें आपको उसका पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये आएगा। तो अब आपको देखना अधि आ गया, तो अब दिमाग में याद रखो अधि का मतलब सप्तमी विभक्ति लगाएंगे पीछे वाले शब्द में, ये विग्रह हो गया बाल के। ठीक, जैसे अब है, जैसे मैंने ये लिखा हरऊ, तो अब सीधा समझ जाओ इसमें कि एक ही पद में कोई विग्रह आ रहा है ना, तो वो सप्तमी वाला ये है। हरि शब्द की सप्तमी हरऊ होती है। क्या होती है? हरऊ। तो अब हरऊ होती है, तो अब बताओ किससे स्टार्ट होगा? ये अधि से। तो ये अधि से मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मूल शब्द क्या नजर आ रहा है इसमें? थोड़ा सा ध्यान दो। हरऊ में मूल शब्द क्या हो सकता है? मूल शब्द हो सकता है हरि, या अनुमान से भी देख सकते हैं कि वो पद किससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो अब आप उसका मूल शब्द लिख दो। मूल शब्द क्या है? हरि। क्या आ रहा है इसके पीछे? ई। तो इसमें ये अम नहीं जुड़ सकता। अब ये किससे संबंधित है? ई से। तो ई अगर दीर्घ भी है तो भी रस्वी आएगा, और रस्व है तो रस्वी रहेगा। फिर मैंने एक बात विशेष और बताई थी, उसके पीछे कभी भी विसर्ग नहीं आएगा। तो यही राइट उत्तर है। ई वाले को ऐसे करना है, आ और ए वाले के पीछे आ और ए को हटा करके मैं जोड़ना है, अम जोड़ना है, और ई और उ वाले के पश्चात आपको विसर्ग का प्रयोग नहीं करना। यह है अधि। अधि वाला है तो आपको ऐसे करना है, इस तरह का आएगा, आपको ऐसे करना है। गुरु शब्द आ जाए तो गुरु हो जाएगा, अधि गुरु बन जाएगा। जैसे मान लो एक उदाहरण ये भी पढ़ते हैं, जैसे मान लो यह है जैसे लतायाम। तो देखा आपने लतायाम कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। आ वाला शब्द लता। तो अब आप कैसे स्टार्ट करेंगे? हम अधि से। तो ये मैंने अधि से स्टार्ट कर दिया। अब मूल शब्द क्या है इसका? लता। लता शब्द तो लता लिख दो। अब लता के पीछे क्या आ रहा है? आ और ए को क्या करते हैं हम? उसकी जगह क्या करते हैं? अम। तो आ को हटा देंगे, आ को हटा दिया हमने, और अब अम कर देंगे। अम का मतलब मैं जोड़ देंगे। तो क्या उत्तर हो गया? अधिलतम। अब आपसे पूछता है कि अधिलतम का विग्रह करो, तो अधि देख लिया ना आपने, अधि को बाहर कर दो, मूल शब्द की तलाश करो क्या हो सकता है। ये अम तो समास करने के लिए जोड़ा जाता है, तो लत कोई शब्द नहीं होता, लता शब्द होता है। क्या होता है? तो फिर लता की सप्तमी लगा दो, लताया। इस तरीके से अब आपको सप्तमी भी याद होगी। ए वाले शब्द की सप्तमी में ए जोड़ते हैं, रामे, बालके, श्यामे, छात्रे। ई वाली सप्तमी में आपको औ करना है। उ वाली सप्तमी में भी आपको गुरु को भी गुरव करना है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द उसमें याम जोड़ना है आगे। ये इसका विग्रह हो गया। 4 शब्द याद कर लिए, इधर अधि से स्टार्ट करना है। ये परीक्षा में आएगा, आपको ये भरना है, कर सकते हो आराम से। ठीक, इस तरीके से अभ्यास करना है आपको। एक ही तो समास है अव्ययी भाव समास, उसके ये चारों उदाहरणों से अगर अधि का आता है तो आप पूरा कर दोगे। इसके बाद एक काम और करना है आपको इस 3 अंक प्राप्त करने के लिए। एक दिन का पूरा ये सिलेबस है जिसमें आप पूरा कर सकते हो। अब एक कुछ ये भी याद रखना, ये तो मैंने आपको सप्तमी वाला विभक्ति वाला पढ़ाया है, जिसके कारण अधिक के कारण हम ऐसा उत्तर भर सकते हैं। इसके बाद के जो उदाहरण है अव्ययी भाव समास के, उसमें आपको एक ये इस तरह की सारणी थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। जैसे कहीं पर विग्रह में यह आता है समीप, तो उसके लिए आपको उप लिखना है। क्या लिखना है उसके लिए? उसके लिए हम उप का प्रयोग करते हैं। तो जब भी विग्रह में आप समीप देखें तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है? उप लिखना है। इसके बाद एक आता है प्रति। मुख्य मुख्य जो कक्षा 10 के सिलेबस में लिखे हुए हैं अधिकतर उनके आधार पर देंगे। तो प्रति के लिए आपको विप्सा लिखना है। विप्सा का मतलब होता है एक शब्द को 2 बार लिखना। कोई भी शब्द कितनी बार लिखा जाता है उसको विप्सा कहते हैं संस्कृत में।
तो उसके लिए क्या करेंगे हम, प्रति। आपको याद रखना है समीप बराबर उप। क्या याद रखना है, समीप के लिए हमको उप लिखना है, विप्सा के लिए हमको क्या लिखना है, प्रति लिखना है। इसके बाद एक आता है अभाव। अभाव के लिए आपको निर लिखना है। अभाव के लिए क्या लिखना है, निर। और इसके पश्चात एक आता है, एक यथा का प्रयोग होता है अनतिक्रम में। अनतिक्रम में इस तरह का अर्थ करना है। ये मीनिंग के रूप में आपको याद रखना है इस तरह का। अभी, उप, अनु, एक है अनु के रूप में। अनु के लिए पश्चात भी लिखेंगे अथवा योग्य भी लिखेंगे। एक है इति, इसका अर्थ है शब्दस्य प्रकाश है। एक है असंप्रति, उसके लिए अति का प्रयोग करते हैं। ये शब्द और इनके साथ ये उपसर्ग या अव्यय आपको याद करने हैं। तो इसका मतलब आप अव्ययभाव समास का विग्रह भी कर दोगे और उसका समस्त पद भी बना दोगे। अब देखिए, मैं समीप से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, मैंने समीप के लिए एक शब्द लिखा, रामस्य समीपम। देखिए, रामस्य समीपम। अब देख लिया आपने, समीप कहां आ रहा है, एक नंबर पे, और समीप की जगह क्या लिखते हैं हम। तो इसका मतलब विग्रह में अगर ऐसा आ रहा है समीप, तो आपको उसको स्टार्ट करना है उप से। किससे स्टार्ट करोगे, और उप के पश्चात पहला जो शब्द है उसका मूल शब्द लिखोगे। तो रामस्य में मूल शब्द क्या है, राम। तो ये लिखोगे उप राम। क्या है, राम के पीछे क्या है, ए वाले में क्या लिखते हैं हम, यानी मैं और कर देंगे उसके आगे। तो क्या लिखेंगे हम, उपरामम। अब परीक्षा में आता है उपरामम, तो आपको लिखना है रामस्य समीपम। ये कब लिख सकोगे, जब हमको याद होगा कि उप बराबर समीपम होता है। उप बराबर क्या होता है, उप का मतलब समीपम होता है। तो उप वाला कोई भी समस्त पद आए तो उसके लिए पीछे पहले ही स्टार्ट में समीपम लिख दो, और उसके पीछे जो शब्द लिखा है उसका मूल शब्द ढूंढो। मूल शब्द ढूंढने का तरीका क्या है, जिसके पीछे मैं आ रहा है उसका मैं हटा दो, तो वो मूल शब्द हो गया राम। ठीक है ना। तो अब राम के आगे रामस्य लिख दो, समीपम के साथ रामस्य षष्ठी लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, रामस्य समीपम। आपसे इसका ये पूछेगा, ठीक है। तो हमको देखना है, उप देख करके तुरंत समीपम भर लेना है, और इधर वाले शब्द को षष्ठी में रामस्य समीपम। अब जैसे पूछा जाए कि बताओ, ये लिखा मैंने जैसे उपहरी। अब बताओ क्या विग्रह करोगे, पहले तो समास बताओ। समास कौन सा है, ये अव्ययभाव। क्या पहचान है, पहला पद एक अव्यय है, पीछे मात्रा कौन सी है, ई की। या तो ये आएगा या ये आएगा या फिर ये। तो अब देखो उपरी। अब उपरी आते ही आपसे कहेगा कि इसका विग्रह लिखो। कैसे लिखोगे, उप का मतलब लिख दो पहले, सबसे पहले समीपम। ठीक। अब पीछे वाले शब्द को देखो, मूल शब्द क्या है, हरि। तो हरि की षष्ठी क्या होती है, ये षष्ठी है ना श्य, तो हरि की षष्ठी हरे। तो क्या उत्तर भर दिया हमने, हरे समीपम। ए वाले जो शब्द होते हैं उनमें षष्ठी में श्य जुड़ जाता है, रामस्य, बालकस्य, छात्रस्य। ई वाले शब्द हैं उसमें ए लिखना है आपको, हरे, कवे, सकते, इस तरीके से। ठीक है ना। और उसके पीछे आपको समीपम लिख देना।
आप से अगर थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है तो भी कोई बात नहीं है, आपका नंबर उसमें मिलेगा। आप अगर उसकी जगह समीप भी लिख देते हो तो भी राइट है आपका, इसलिए ये गलती नहीं करनी है। उप देख करके आपको समीपम तो लिखना ही है। समीपम से भी आपके प्रति सहानुभूति होगी और आपका उत्तर सही मान लिया जाएगा। जहां तक समास का नाम आपके पास राइट है, क्योंकि और समास आपके सिलेबस में नहीं, आपको अव्ययीभाव समास भरना है। उप के लिए आपको समीप भरना है और अधि के लिए आपको क्या लिखना है, सप्तमी विभक्ति। अधि में कोई वो नहीं लिखना है, आपको कोई अर्थ नहीं लिखना, केवल विभक्ति लगानी है सप्तमी। इस तरीके से हम समीप का अर्थ कर सकते हैं। चलो बताओ, इसमें इसका क्या उत्तर भरोगे? उपकृष्णम लिखा है, क्या विग्रह करोगे? समीपम, और कृष्ण तो राम जैसा ही है, तो कृष्णस्य समीपम, क्या विग्रह करेंगे? कृष्णस्य समीपम। इस तरीके से उप देख करके समीपम लिखो, उसके बाद वाले शब्द को षष्ठी में लिख दो। ए वाला शब्द है तो कृष्णस्य लिख दो, ई वाला शब्द है तो ए लिख दो। उ वाला शब्द गुरु है तो गुरो भर दो, गुरो समीपम उपगुरु। उकारांत शब्द को आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो दो उपसर्गों का आप उत्तर भर सकते हो। अधि के लिए क्या करेंगे हम? सप्तमी विभक्ति। उप के लिए क्या लिखेंगे हम? समीपम। इधर षष्ठी शब्द लिख करके समीपम लिख देंगे। इसके बाद एक आता है आपका प्रति। कई बार हम ये देखते हैं कि पुस्तक के पीछे जो उदाहरण दे रखे हैं अधिकांशतः उनको ही पूछा जाता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, उसको चेंज भी कर सकता है परीक्षक। उप कर चुके अपन, उप का मतलब समीप और अधि का मतलब सप्तमी व्यक्ति, ऐसे याद रखना। आपको सिर्फ ये याद रखना है, इससे आप अपना पूरा उत्तर भर दोगे, क्योंकि समास के जो पद आ रहे हैं वो सब में एक जैसे आएंगे। अब उनके पीछे जो चेंज करना है वो भी एक जैसा होगा। केवल इस अर्थ के आधार पर आपको उपसर्ग या अव्यय चेंज करना है कि उस जगह हमको क्या भरना है। जैसे ये समस्त पद और ये विग्रह, तो जैसे मैंने लिखा, ये देखो प्रतिदिनम लिखा। अब बताइए पहले तो प्रतिदिनम में समास कौन सा हो सकता है? तो उत्तर बिल्कुल राइट, अव्ययीभाव समास। क्या पहचान है? पहले एक अव्यय है, उसके पीछे अम आ रहा है, इसका मतलब यहां कौन सा समास है? अव्ययीभाव। अब प्रति के साथ क्या होता है? विप्सा। विप्सा का मतलब दो बार। विप्सा किसको कहते हैं? उस शब्द को दो बार लिखा जाता है। तो इस शब्द को हम दो बार लिखेंगे, दिनम दिनम प्रति, इस तरीके से दिनम दिनम प्रति। तो जब प्रति आ जाए आगे, उसके पीछे जो शब्द लिख रखा है उसको हम दो बार लिख करके उसके बाद में प्रति लगाते हैं। इसका नाम विप्सा है। विप्सा का मतलब दो बार लिखना। अब जैसे एक लिखा ये प्रत्यर्थम, बताओ क्या लिखेंगे? प्रत्यर्थम में प्रति प्लस अर्थम है, क्या है? तो अर्थम अर्थम प्रति, क्या लिखेंगे? अर्थम अर्थम प्रति, इस तरह विग्रह करेंगे, अर्थम अर्थम प्रति। प्रति देखो, प्रति में या तो स्पष्ट नजर आएगा या इस तरह से ये आए तब समझ जाओ वो कोई स्वर से स्टार्ट हो रहा है उसमें भी प्रति। जैसे इसमें बताओ प्रत्येकम, क्या बनेगा? एकम एकम प्रति, क्या बनेगा? क्योंकि इसका दूसरा पद एक है, इसको लिखेंगे एकम एकम प्रति, इस तरीके से। तो प्रति वाला समझ गए? प्रति शब्द पहले आ जाए, समास का नाम अव्ययीभाव बने, उसके बाद में जो शब्द आ रहा है उसको दो बार लिखें फिर प्रति लिखें। इस तरीके से प्रतिदिनम आ सकता है, प्रत्यर्थम आ सकता है, प्रत्येकम आ सकता है, प्रतिबालकम आ सकता है। क्या करोगे प्रतिबालकम का विग्रह? बालकम बालकम प्रति, क्या हो जाएगा? बालकम बालकम प्रति। इस तरीके से आपको प्रति वाला उत्तर भरना है। तो विप्सा समझ गए? तीन अव्यय आपके पूरे हो चुके। कौन कौन सा? अधि, उप, प्रति। उप कब देखेंगे? समीप के लिए। उप आ जाए तो समीप से विग्रह कर दो, प्रति आ जाए तो उसको दो बार लिख दो विप्सा के रूप में,
और अधि आ जाए तो उसके पीछे जो शब्द है उसको सप्तमी विभक्ति में लिख करके आप विग्रह कर सकते हैं। आपसे यही पूछेगा इसका विग्रह क्या होता है और समास कौन सा है। अब देखिए इसके आगे आता है निर। निर किस अर्थ में करेंगे हम? अभाव। जैसे मैंने लिखा ज्ञानस्य अभाव है, ये मान लो मैंने विग्रह लिख दिया, ज्ञानस्य अभाव है, और आपसे कहा कि इसका समस्त पद बनाओ इधर, ये रिक्त स्थान है इधर। तो अब आपने कहा कि आपको ये, आपके लिए तो बहुत पूरी सुविधा है कि अव्ययी भाव आपके सिलेबस में, जैसे अभाव आ गया तो अब सीधा इधर आ जाओ कि अभाव किस उपसर्ग को कहा गया था, किस अव्यय को कहा गया। तो अभाव किसको कहा गया था? निर को। इसलिए इससे बनने वाला शब्द निर से स्टार्ट होगा। किससे होगा? निर से स्टार्ट होगा। तो और पीछे वाला शब्द क्या है? ज्ञान। ज्ञान के पीछे क्या है? ए। तो ए में क्या जोड़ते हैं? अम। तो क्या बन गया? निर्ज्ञानम। इस तरीके से। अब ये आ जाए तो कैसे करोगे? ये आ जाए तो उपसर्ग ढूंढ लो कौन सा है। क्या लिखा है? निर। निर का मतलब क्या है? अभाव। निर देखते ही इधर अभाव लिख दो तुरंत, और पीछे जो शब्द आ रहा है उसको इस तरीके से रामस्य ज्ञानस्य ज्ञानस्य अभाव, इस तरीके से करेंगे। षष्ठी विभक्ति का एक वचन भी आ सकता है, द्विवचन भी आ सकता है, बहुवचन भी आ सकता है, यानी विभक्ति षष्ठी आएगी यहां। और ये इतना ज्यादा कठिन नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण ये शब्द है। अगर आप ये लिख देते हैं तो ये नजरअंदाज किया जा सकता है। विभक्ति कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, होनी तो षष्ठी चाहिए, लेकिन अधिक महत्व इसका है कि आप ये जानते हैं कि निर का मतलब क्या होता है। जैसे एक शब्द है मक्षी का नाम अभाव है, अभाव है, तो अभाव आ गया ना यहां पे, तो क्या आएगा? निर आएगा। फिर इधर देखा आपने शब्द मक्षी का नाम, रमाणाम, रामाणाम बनता है, षष्ठी में तो बनता है रामस्य रामयो रामाणाम। एक वचन भी आ सकता है और बहुवचन भी आ सकता है। तो अब इसमें नाम जुड़ा था, इसका मूल शब्द है मक्षिका। क्या शब्द है? तो मक्षिका को आके आ की जगह पे क्या करते हैं हम? अम। तो निर मक्षिकम ऐसे आएगा। यह आपके लिए और भी ज्यादा सरल हो गया। मान लो इस तरह से आ जाए तो अब यहां जो षष्ठी आ रही है तो अब ये कोई दिक्कत नहीं, अगर ये आ भी है तो भी हम आएगा और ए है तो भी हम आएगा, इसलिए इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम क्या चेंज करेंगे। तो निर्मक्षिकम करेंगे, निर्ज्ञानम करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से निर का प्रयोग कर सकते हैं हम। तो निर देखते ही हमको क्या करना है? अभाव। उससे बाद वाले शब्द को षष्ठी में लिखना है। ए वाला शब्द है तो उसको श लिख दो, आकारांत शब्द है तो उसको षष्ठी बहुवचन भी कर सकते हो आप, अनाम भी कर सकते हो। तो ये कौन सा सीख गए हम? अभाव। 4 सीख गए आप, अधि सीख गए, उप सीख गए, प्रति और निर। ठीक, इसके बाद है यथा। यथा के रूप में देखिए, यथा का मतलब क्या लिखा मैंने? अनतिक्रम में। क्या लिखा है? अनतिक्रम में। तो इसमें देखिए एक लिखा मैंने जैसे शक्तिम अनतिक्रम में। देखो शक्तिम अनतिक्रम में, इसको देखा हमने, इसको देखते ही तुरंत आपने इसकी जगह यथा लिख दिया। क्या लिख दिया? और इसका मूल शब्द लिख दिया। क्या है मूल शब्द? शक्ति। शक्ति के पीछे क्या है? ई। ई है तो कुछ भी नहीं आएगा, न विसर्ग आएगा न मैं आएगा। यथाशक्ति क्या हो गया? अब यथाशक्ति का विग्रह करने के लिए कहा जाए तो आप यथा की जगह तुरंत अनतिक्रम में लिख दो, और इधर शक्ति शब्द को द्वितीय शक्ति में जोड़ दो उसके पीछे। चलो बताओ इसमें क्या करोगे? मतिम अनतिक्रम में क्या करोगे? अनतिक्रम में की जगह क्या करेंगे हम? यथा। ये शब्द क्या है? मति। मति में भी ये आ रहा है, बिना विसर्ग करते। तो यथाशक्ति, यथामति, ठीक है ना। इसी तरह से बलम अनतिक्रम में, बताओ क्या होगा? अनतिक्रम में की जगह क्या आएगा? यथा। इधर शब्द क्या है? बल।
क्या आना चाहिए अब बल के पीछे? अम, क्योंकि इनमें तो ई था ना, ई वाले में कुछ भी नहीं होगा, विसर्ग नहीं रहे, लेकिन ए आ रहा है तो मैं जोड़ेंगे, पीछे आ रहा है तो भी हम जोड़ेंगे। तो यथा बलम, इस तरीके से करना है। यथा बलम, यथा शक्ति, यथा मक्ति, ठीक है, यथा कालम, इनमें सब में कौन सा समास? अव्ययी भाव। विग्रह क्या करते हैं? अनतिकरण। आप तो याद रखो यथा बराबर अनतिकरण। 7-8 मीनिंग ही तो याद करने हैं आपको अव्ययी भाव समास में। समीप बराबर उप होता है, विप्सा बराबर प्रति होता है, अभाव बराबर क्या होता है? निर होता है। अनतिक्रम में बराबर क्या होता है? यथा। तो यथा समझ गए? यथा शक्ति आ सकता है, यथा शक्ति, तो क्या लिखेंगे? शक्तिम अनतिक्रम। परीक्षा में ये शब्द आएगा, आपको ये भरना है, और समास का नाम तो याद है, अव्ययी भाव सब जगह। इसके बाद अगला देखते हैं हम, अगला है अनु। अनु को कैसे करेंगे? देखिए, अनु के रूप में हम इस तरह का प्रयोग करते हैं। तो अब देखो, अनु दो अर्थों में होता है, अनु पश्चात में भी होता है और अनु योग्य में भी होता है, ठीक है। तो जैसे एक उदाहरण लिखा मैंने, अनु विष्णु, अनु विष्णु। बताओ अनु विष्णु क्या है? समस्त पद है कि विग्रह है? नहीं, समस्त पद। सीधा उत्तर है। अगर पहला शब्द अव्यय है तो समस्त पद है, तो ये सब पहला पद अव्यय है ना सब में, तो ये समस्त पद सामासिक पद की पहचान है। उसमें अव्यय नहीं है। मक्षी का नाम अभाव में क्या है? अभाव की जगह तो निर आ रहा है। केवल इनमें जो विप्सार्थ हो उनमें उसके साथ प्रति का प्रयोग किया जाता है। इनमें स्टार्ट में आएगा, स्टार्ट में जिसके अव्यय हो, उपसर्ग हो, तब वो क्या है? समस्त पद। और जब विग्रह के रूप में लिखा हुआ है, बाद में है, जिसके स्टार्ट में उपसर्ग नहीं है, वो आपका विग्रह है। इस तरीके से आप विग्रह कर सकते हैं। विग्रह समास में पहचान करो। समास पद कैसे पहचान करोगे? पहले उपसर्ग देख लो, अव्यय देख लो, उसके पीछे अम, ई और उ देख लो, और पद एक ही होना चाहिए। विग्रह में क्या होगा? एक से ज्यादा पद होंगे, स्टार्ट में उपसर्ग नहीं होगा। तो सीधा सा उत्तर है। आराम से देख सकते हैं कि समस्त पद या समासिक पद कौन सा है और विग्रह कौन सा है। तो अब मैं एक समासिक पद देख रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, अनु विष्णु। अनु विष्णु का आपको विग्रह करना है। तो अनु के लिए दो अर्थ है, पश्चात भी हो सकता है और योग्य भी हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति नाम आदि आए, व्यक्ति का नाम है, पशु पक्षी का नाम है, तब आपको पश्चात लिखना है। क्या लिखना है? तो अब ये लिखेंगे हम, विष्णु पश्चात। क्या लिखेंगे? विष्णु पश्चात। हालांकि आपके परीक्षा में इस तरह का नहीं आएगा, आपकी परीक्षा में तो यही आएगा और उसको ये लिखना। अगर इस तरह का आ भी जाए तो भी सरल है, पश्चात देख करके अनु लिख दो और इसको षष्ठी में लिख दो। विष्णु की जगह क्या लिख देंगे? विष्णु। लेकिन आपको तो ये आएगा और इसके आधार पर ये भरना है। तो अब इसमें आने पर भी दिक्कत नहीं, आप अनु की जगह पश्चात लिख दो और यहाँ इस पीछे जो शब्द है विष्णु, विष्णु को विष्णु। इस शब्द को देखकर बता सकते हो ना, अव्ययी भाव समास से विष्णु में उ आ रहा है, रसु है, पीछे विसर्ग का प्रयोग नहीं है। एक लिखा जैसे अनु रूपम। अनुरूपम क्या है बताओ? सामासिक पद है या विग्रह है? सामासिक पद, क्योंकि पहले उपसर्ग आ रहा है। अब क्या करेंगे? इसको रूप लिखा हुआ है तो वहां अनुरूपम, तो रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम। मैंने पहले ही कहा था कि अनु के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, पश्चात का भी किया जा सकता है और योग्य का भी किया जा सकता है। तो याद रखो, यहां इस जगह पर अगर कोई गुणवाचक शब्द आए ना, जैसे रूप है, रस है, गंध है, ऐसे शब्द आए तो आपको योग्यम लिखना है। किसी का नाम आदि आए तब आपको क्या लिखना है? पश्चात। तो अनु के साथ पश्चात और योग्य दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो याद रखो, जहां अनुरूपम, अनुरसम आए तो रसस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम भरना है। यही आ सकते हैं और ज्यादा कोई आएंगे नहीं इस तरह के शब्द। या तो अनुरूपम आ सकता है, अनुरसम आ सकता है, तो रसस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम। या फिर किसी का नाम आ जाए तो विष्णु पश्चात, रामस्य पश्चात, हरे पश्चात, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। यह है आपका अनु। अनु नामक अव्यय के साथ आपको इस तरह का उत्तर भरना है। अभी का प्रयोग कर सकते हो आप, उप का कर सकते हो, अनु का कर सकते हो, प्रति का कर सकते हो, निर का कर सकते हो और यथा का
कर सकते हो। यही आपके ज़्यादातर सिलेबस में तो यही 6 उपसर्ग, आपकी पुस्तक में भी यही लिखे हुए हैं 6 शब्द, 6 उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। लेकिन फिर भी हमें कुछ आगे भी इसको कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि गत वर्ष का जो आपका पेपर देखा है मैंने, तो उसमें जो समास के शब्द दिए हुए हैं, पूछे गए हैं, वो जरूरी नहीं कि आपके पीछे समास के टॉपिक में पीछे लिखे गए शब्द ही आए। उनमें 2 शब्द ऐसे थे जो पीछे लिखे हुए नहीं थे, तो ऐसा भी आ सकता है, कोई दूसरा शब्द भी आ सकता है। लेकिन इनका अर्थ आपको ऐसा ही करना है, ये नहीं बदलेगा। शब्द बदल सकता है, अर्थ यही रहेगा। अनु के पश्चात आता है इति। ठीक है, तो अनुरूपम हो गया, अनु विष्णु हो गया, अनुहरि हो गया। इसके बाद आता है एक है इति। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लें। जैसे इति हरि लिखा है, इति आते ही शब्दस्य प्रकाश लिखना है। हरि शब्दस्य प्रकाश है, हरि शब्दस्य प्रकाश है, ये लिखना है हमको। शब्दस्य प्रकाश है, कब, किसके लिए लिखना है? इति के लिए। स्टार्ट में इति आए तो हमको शब्दस्य प्रकाश से लिखना है। तो याद रखो, शब्दस्य प्रकाश आ जाए तो इति भरना है, लेकिन आपको इसका ये बताना है, तो इसके पीछे वाला शब्द देखो हरि, तो हरि लिख दिया, फिर हरि के बाद में शब्दस्य प्रकाश है। ऐसा इति के जैसे आ जाए इति वेदम, तो क्या लिखोगे? वेद शब्दस्य प्रकाश है। जैसे लिखा इति वेदम, तो वेद शब्दस्य प्रकाश, वेद शब्दस्य प्रकाश है। इस तरीके से विग्रह करेंगे। एक और बच रहा है लास्ट में अति। अति के लिए क्या होता है? अति के लिए हम असंप्रति का प्रयोग करते हैं। जैसे अति निद्रम, अति निद्रम का मतलब आप बहुत ज्यादा सो चुके हो, अब नहीं सोना है, उसको कहते हैं अति निद्रम, यानी नींद ज्यादा हो चुकी है। तो अति निद्रम के लिए निद्रा संप्रति न, यानी निद्रा असंप्रति लिख सकते हैं डायरेक्ट में, ऐसा भी कर सकते हैं। निद्रा असंप्रति यानी निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा असंप्रति यानी अब नींद नहीं होनी चाहिए, उसको कहते हैं अति निद्रम। तो अति निद्रम होता है, अतिदानम होता है ना। तो दानम, अतिदानम का अब क्या करेंगे? दानम असंप्रति। जैसे अतिदानम, तो दानम असंप्रति, असंप्रति, इस तरीके से। ये जो मैंने आपको इसमें इस श्याम पट पर जो उदाहरण और जो अव्यय जिस अर्थ में बताए हैं, उसके आधार पर आप पूरे 3 अंक हासिल कर सकते हैं। उदाहरण भी मैं समझता हूं कि इनमें से ही आना चाहिए, और उपसर्ग या जो अव्यय हैं वो भी यही आएंगे। उनके आपको ये अर्थ जरूर याद करना है। अगर आपको अर्थ याद है तो आप पूरे 3 अंक हासिल कर सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ ये बताना है, 2-3 बार अभ्यास कर लें कि प्रति आता है तो आपको उसके बाद वाले शब्द को 2 बार लिख के प्रति लिख दो। यथा आता है तो उसके पीछे अनतिक्रम में लिख दो, और उसके बाद वाले शब्द को आगे लिख करके मैं लगा दो। इसी तरह से निर आता है तो वहां अभाव के रूप में कर दो, अभाव आते हैं निर कर दो। केवल एक ही अव्यय ऐसा था जिसमें आपको कोई ऐसा अर्थ नहीं लिखना है, उसमें केवल सप्तमी विभक्ति लगानी, वो है अधि। सबसे पहले वही पढ़ाया था मैंने। अधि में विग्रह एक शब्द में ही आएगा, उसके बाद वाले शब्द को सप्तमी में लगाना है, सप्तमी में लिखना है। इसलिए याद रखना, अधि वाला आ जाए तो आपको उसको सप्तमी में लिखना है। जैसे एक उदाहरण लिखा है, जैसे अध्यात्मम, तो अब पूछा जाए कौन सा समास, समास तो बता रहे हो आप, अधि उपसर्ग आ रहा है, पीछे मैं आ रहा है, इसका मतलब अव्यय भाव। अब विग्रह करेंगे तो अधि आ गया ना, तो अधि का तो सीधा विग्रह होता है। अधि का सीधा विग्रह क्या होता है? उसमें एक ही शब्द लिखना पड़ता है और वो सप्तमी में होना चाहिए। तो पीछे शब्द हमको नजर आ रहा है कुछ आत्म, यानी आत्मन शब्द है। तो आत्मन शब्द की सप्तमी क्या होती है? आत्मन शब्द की सप्तमी होती है आत्मनि। हो सकता है आपको शब्द रूप याद नहीं हो, तो कुछ इन शब्दों को इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो कि आत्मन शब्द की सप्तमी आत्मनि है। तो ये शब्द आए तो आपको ये भरना है। समास का नाम तो अव्यय भाव भरना ही है, और उसके आधार पर इसके विग्रह के रूप में आत्मनि भरना है। आत्मनि आ जाए तो ये करना है। हालांकि अब तक का उसमें जो समास वाले जो टॉपिक है उनमें यही पूछे गए कि आपको ये लिखने थे, और अगर ये भी आ जाते हैं तो भी ज़्यादा कठिन नहीं है।
अभाव को देख करके आप निर लिख दो, आत्मनि में सप्तमी को देख करके आप अधि से जोड़ दो तो अध्यात्मम। इस तरीके से आप पूरा विभाव समास कर सकते हैं। तो ये आपका ये समास का टॉपिक पूरा हुआ, जिस पर आप पूरे 3 अंक हासिल कर सकते हैं। कल हम कोई दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाएं।